नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बरौनी में दर्दनाक हादसे के बाद एक चर्चा जो जोरों पे है, जो कि सोशल मीडिया पे और अन्य माध्यमों पर ये चर्चा हो रही कि जो दुखद घटना थी, जो दर्दनाक हादसा था, वो तो हो गया, लेकिन अब उसके परिवार का क्या होगा? उसके परिवार किसी भी कर्मचारी के साथ अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो उनके परिवार वाले के सामने खड़ी होती है। अब उनका परिवार और उस परिवार का क्या होगा, उसकी सबसे बड़ी गारंटी कह लीजिए वो उसका पेंशन होता है। किसी भी सरकारी नौकरी में उसका पेंशन ही उसके परिवार को आगे मदद के तौर पे कहिए, क्योंकि वो आदमी तो खुद नहीं रहता, लेकिन पेंशन को सहारे उसका परिवार फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत करता है, ताकत लगाता है। तो हम बात जिस तरह की चर्चा हो रही कि वो कौन से पेंशन में थे, वो ओपीएस में है, एनपीएस में है, या ऐसी स्थिति में कौन सा पेंशन उस पर लागू होगा। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एआईएनपीएससीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी जुड़े हैं। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन साहब, थैंक यू। मंजीत जी, जिस तरह की मतलब दर्दनाक हादसा हुआ है बरौनी में, उससे तो पूरा रेल परिवार, जो पूरा देश का रेल कर्मचारी सदमे में है। लेकिन ऐसे में एक चर्चा जो जोरों पर है कि अब जो है उस आदमी का, जो कर्मचारी था जिसकी मौत हो गई, उसके अगले महीने, चलिए उस शादी नहीं हुई थी, लेकिन अगले महीने उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन अगर ऐसा कोई हादसा किसी एक आम कर्मचारी के साथ होता है, तो ऐसे में उसको क्या सुविधा मिलेगी? कौन सा पेंशन, कौन से पेंशन के तहत जो है वो कवर होंगे? जी जी चंदन साहब, एक तो बात ये है कि अगर वो ओपीएस में थे, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, ये दुर्घटना हो गई है, और सबसे पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगा यहाँ से, आपके चैनल के माध्यम से। और ये बड़ी दुखद घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि जिस तरह से वीडियोस और फोटोज आए हैं, उन्हें देख करके किसी भी आदमी का मन विचलित हो जाएगा। तो इसमें एक तो ये बात है कि भाई उसमें पेंशन कौन से में थे, अगर वो ओपीएस में थे तो क्या होगा और एनपीएस में थे तो क्या होगा। दोनों ही कंडीशन में एक ही रूल लागू है। एनपीएस में भी 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने डेथ और डिसेबिलिटी के केस में, अगर कोई भी कर्मचारी सर्विस कर रहा है, भले ही वो एनपीएस में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, तो ऐसे केसेस में। अच्छा, ये जो है मतलब चाहे ऐसा ऐसा वाक्य, ऐसा हादसा अगर किसी कर्मचारी के साथ होता है, तो चाहे वो एनपीएस में हो, तो भी उसके साथ जी एक ही नियम है। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल तब एक तो ही नियम है उसमें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। जी बिल्कुल चंदन जी, जी और जी इसके पीछे का मैं एक बार आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। जी ये जी। 30 मार्च 2021 को ये नियम पास हुआ था, और उस हम्म। समय कोविड पेंडेमिक चल रहा था, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था। तो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे भारत सरकार के। तो हम लोगों ने उस समय 543 डेथ के केस रिप्रेजेंट किए थे, और ये बताया था कि सरकार को कि एनपीएस में जिन सरकारी कर्मचारियों की मौत हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, उनके लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है। तो 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एक गजट पास कर दिया था। तो उस गजट के अनुसार, उस नियम के अनुसार ये कर दिया गया कि अगर किसी की भी डेथ या डिसेबिलिटी होती है, तो उसके परिवार को अंतिम बेसिक सैलरी का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस एज पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ओपीएस वाली पेंशन। दूसरी बात, जीपीएफ की तरह, जैसे जीपीएफ का पैसा जितना आपने कटवाया था, उसी पैसे की तरह जितना पैसा एनपीएस में कटा है, उस पे जितना ब्याज लगा है या रिटर्न आया है, वो सारा पैसा उसके परिवार को दे दिया जाएगा। तीसरी बात है डेथ ग्रेच्युटी, जो जिसे हम डीसीआरजी कहते हैं, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एक होता है। तो जितने साल की नौकरी, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके उसके परिवार को दे दिया जाता है। लीव इनकेशमेंट जितना हुआ है, प्लस हर कर्मचारी का बीमा होता है चंदन जी, वो उसके लेवल के अनुसार होता है। जैसे सामान्य परिस्थितियों में 30 रुपए का जो बीमा है, अगर उसकी डेथ एंड डिसेबिलिटी होती है तो 30,000 रुपए, 60 रुपए वाले का जिसका बीमा है 60,000, फिर 120 रुपए का होता है तो 1,20,000। लेकिन रेलवे चूंकि हाई रिस्क जॉब है,
यहाँ बड़े बीमा होते हैं। मुझे ये एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं पता है कि उसका कितने लाख का बीमा होता है। हमने बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से और हम इसमें भारत सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी के साथ अगर इस तरह का हादसा होता है, तो एट लीस्ट उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का बीमा लाभ दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में 1 करोड़ रुपए से कम के वैल्यू में उसके परिवार को कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाएगी। नहीं तो मिल चंदन पाती। जी, ये तो तय है कि रेलवे में क्या है कि मतलब अगर किसी की डेथ कंपनसेटरी ग्राउंड पे नौकरी देने का भी प्रावधान है। तो अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी हादसे में दुखद मौत हुई है, तो उनके परिवार को नौकरी भी मिलेगी जो डिपेंडेंट हैं और फैमिली पेंशन भी ओपीएस वाली ही मिलेगी, चाहे वो ओपीएस में हो, चाहे वो एनपीएस में हो। और उनका जितना पैसा है, वो भी मिलेगा, डेथ ग्रेच्युटी भी मिलेगी, एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। जी, तो तो ये सारे मतलब ये बेनिफिट्स हैं। जी। तो मतलब ये बड़ी जानकारी है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान ऐसा कोई हादसा अनहोनी हो जाती है, तो चाहे वो एनपीएस में हो या आने वाले यूपीएस में होंगे, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा नहीं मंजीत जी की यूपीएस में नहीं, वो यूपीएस ओपीएस भी में कवर होंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। नहीं चंदन जी, यूपीएस केवल पेंशन देने के लिए एक बाइफरकेशन किया गया है। हम्म। बाकी सिस्टम बदलता नहीं है। बाकी सिस्टम वैसे ही रहता है। डीसीआरजी वैसे ही रहेगी, लीव इनकैशमेंट वैसे ही रहेगा, आपका बीमा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बाकी जितने भी प्रावधान है वो नहीं बदलते। पेंशन देखिए, एनपीएस और ओपीएस में भी केवल इतना ही अंतर है। एनपीएस में कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, पुरानी पेंशन में सर्विस बेस्ड पेंशन है। जितनी नौकरी उसके हिसाब से उतनी पेंशन, ये है। जी जी, इसमें आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें कहा गया कि रनिंग स्टाफ को 77% मिलता था, तो ये कैसे मिलता था? चंदन जी, दरअसल क्या है कि जो रेलवे की नौकरी आप जानते हैं बहुत कठिन नौकरी है। हम्म। पहले क्या था कि पहले कोयले की ट्रेनें चलती थी, फिर डीजल आई, अभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ गई हैं। तो हम्म। होता क्या था कि ट्रेन जो लंबी दूरी की है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन जाती है, वो लेट होते पता लगा वहां पहुंचते पहुंचते 2 दिन लेट हो गई। तो ऐसी इतनी कठिन नौकरी थी। गुड्स गार्ड की कितनी कठिन नौकरी है, असिस्टेंट लोको पायलट की, फिर उसमें जो रनिंग स्टाफ चलता है, चाहे वो फोर्स का चलता हो और चाहे वो टिकट चेक करने वालों का चलता हो। तो इस तरह का जो स्टाफ उस पर रहता था या जो मेडिकल स्टाफ रहता था, तो पता लगा कि हफ्ते-हफ्ते भर वो लोग घर ही नहीं पहुँचते थे। उनकी नौकरी 24 घंटे में उनका पूरा रोस्टर पूरा हो पाता है। मतलब उनका शेड्यूल है कि रेलवे हम्म। के जो कर्मचारियों की जो नौकरी है, वो एक तरह से 24 घंटे की नौकरी होती है। तो ऐसे नौकरी के दरमियान भी रनिंग स्टाफ को तकरीबन 35% एक्स्ट्रा सैलरी देने का प्रावधान था। एक्स्ट्रा पर अच्छा। उनको सैलरी मिलती थी। और फिर जब वो रिटायर हो जाते थे, मान लीजिए कोई आदमी रनिंग स्टाफ का आज रिटायर हो रहा है और उसकी बेसिक सैलरी 10,000 है। हम्म। अगर ये सामान्य कर्मचारी होता, तो उसको पेंशन बनती 5,000 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस। लेकिन हम्म। रनिंग स्टाफ है, तो उसको क्या करते थे कि 10,000 रुपए में पहले 55% जोड़ते थे। यानी 10,000 का 55% जोड़ दिया तो 5500 और हो गया, तो हो गया 15,500 रुपए। अब ये उसकी हम्म। बेसिक बन गई। अब रिटायरमेंट के बाद क्या है, इसको 50% करेंगे, तो 15,500 रुपए का 50% निकालेंगे। तो एक तरीके से वो करीब-करीब 7,500 से कुछ ज़्यादा बनेगा, 7,750 रुपए के आस-पास बनेगा। तो ये उसकी बेसिक सैलरी बनेगी। तो जो रनिंग स्टाफ की जो पेंशन होती थी, वो बेसिक सैलरी का लगभग-लगभग 77.5% बैठती थी। अब एनपीएस के आने से क्या हुआ, कॉर्पस बेस्ड पेंशन हो गई। कॉर्पस तो जितना बना, उस कॉर्पस में या तो सरकार 35% या 55% कॉर्पस ऐड करती, फिर जोड़ती। तब तो उनको न्याय मिल पाता, अब वो भी नहीं कर रही है। अब सरकार कह रही कि गारंटी देंगे 50% की 25 साल की नौकरी में। मान लीजिए गारंटी अगर दे भी रही है सरकार, तो भी उसको तकरीबन-तकरीबन 55% का सीधा-सीधा नुकसान है। तो ये बात हमने इसमें रखी थी ट्वीट के माध्यम से भी, हम एक पत्र भी लिख रहे हैं, रेलवे को भी लिख रहे हैं, भारत सरकार को भी लिख रहे हैं कि ऐसे स्टाफ के लिए जिनको बेसिक सैलरी जिनके 55% जोड़ी जाती थी रनिंग स्टाफ के लिए, उनको भी चाहे आप नाम एनपीएस रखो, यूपीएस रखो, मोदी पेंशन स्कीम रख दो, प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम रख दो या कुछ और रख दो, लेकिन वो सुविधा उनको दी जाए, उनकी सुविधा पर डाका ना डाला जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सुविधा उनको पहले मिल रही थी रनिंग स्टाफ को ओपीएस के तहत, वो उनको जारी रखी जानी चाहिए, क्योंकि उनका भी जो ड्यूटी जो है वो
लॉन्ग आवर्स में चलता रहता है, जिसके कारण उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत खतरनाक होती है चंदन जी। गुड्स हम्म, गार्ड के साथ कभी आप जो है 2 रातें बिता करके देख लीजिए। वो ट्रेन के सबसे पिछले वाला जो डिब्बा होता है, डिब्बा नहीं होता है बल्कि एक गुड्स गार्ड केबिन ही होता है। हम्म, उसमें आप आराम नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पीछे सबसे ज़्यादा शॉक्स लगते हैं, जब भी ट्रेन चलती है, रुकती है और फिर वो चूँकि गुड्स ट्रेन में होते हैं, सर्दी हम्म, है, गर्मी है क्योंकि पूरा लोहे का बना होता है। आज भी हमारे वो डिब्बे उनकी हालत बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आप उसमें हम्म, ट्रैवल करोगे तो 24 घंटे में ऐसा लगेगा कि आपके शरीर का जर्रा-जर्रा, पोर-पोर दर्द करेगा। आपको 4 दिन रेस्ट करना पड़ेगा और शरीर में अगर कोई भी दिक्कत है हड्डी से संबंधित, तो आपको महसूस होगा कि आप 70,000 और 80,000 की नौकरी छोड़ करके कहीं कोई दूसरी नौकरी 20,000 की करने के लिए तैयार हो जाओगे। मतलब इतनी कठिन होती है नौकरी। प्लस जो ट्रेनें चलाते थे, जो डीज़ल इंजन की होती थी, तो उनमें सोचिए कितना हीट अप हो जाता था इंजन। वहाँ रहना 12-12, 14-14 घंटे लोगों को बिताना पड़ता था, वो सब बहुत मुश्किल जॉब थी। और जो शंटिंग मैन का आपने देखा, जो शंटिंग मैन थे जिनके साथ ये हादसा हो गया है, आप सोचिए कितना जटिल काम है। ज़रा-सी लापरवाही से आदमी मतलब एक पलक झपकते ही सीधे उसकी जान खत्म। तो ये बहुत रिस्की जॉब है। सरकार को ऐसे रिस्की जॉब वाले कर्मचारियों के लिए स्पेशल प्रोविज़न अरे अंग्रेज़ों की सरकार ने किए थे, तो ये तो हमारी सरकार है, भारत की सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है। जब अंग्रेज़ दे रहे थे, तो हमें देने में क्या दिक्कत है? अपने लोग हैं, कितनी खतरनाक नौकरी कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील बातें हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम 17 नवंबर को इस बात को फिर से जंतर-मंतर के मैदान से भी, मंच से भी इस बात को उठाएँगे। रेलवे है, पैरामिलिट्री है, जो कितनी कठिन नौकरी करते हैं। अब सरकार हम्म। ने 20 से 25 साल कर रही है, 25 साल में 5 साल पैरामिलिट्री का 5 साल और हमारे यहाँ का 10 साल बराबर है चंदन जी। तो ये भी है, इसको सरकार को कंसीडर करना पड़ेगा। इन लोगों के लिए सरकार को रिलैक्सेशन लाना पड़ेगा। जी, जी जी। मंजीत जी, तो जिस तरह से बरौनी का आज हादसा हुआ, इस तरह के ऐसे पॉइंट्समैन हुए, फिर रनिंग स्टाफ हुए, तो उनकी सबसे आपका कहना था कि इनके जो जो उनको ओपीएस के तहत जो सुविधाएं मिल रही थी, सरकार को चाहिए कि इनके वर्किंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इनको ओपीएस वाली सुविधा बहाल रखी जानी चाहिए। तो यही था ना आपका? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओपीएस वाली या क्या उसको कह रहे हैं? ओपीएस तो नहीं कह रहे ना आप? हाँ, ओपीएस वाली ही, बिल्कुल, ओपीएस वाली। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात जो आप चिट्ठी लिखने वाले हैं सरकार को, उसका संज्ञान लेगी और उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी चर्चा में जुड़ने के लिए। और थैंक यू साथियों सो मच आप चंदन इसी जी, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।